गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज साफ है? जी सर। क्लियर? जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजीत जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अतुल जी। जी यस, और बाकी चीजें सही हैं। पीसीएस भी तो आप लोग बहुत लोग दे रहे हैं ना? जी सर। हम्म। बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी? अब तो 30-40 दिन बचे हुए हैं पीसीएस के लिए, है ना? जी बारह सर। अक्टूबर को है। जी सर। जी सर। ठीक ठीक। कल या परसों से आपका मैं शुरू कर दूंगा टेस्ट सीरीज पीसीएस का, ठीक है? उसको अच्छे से दीजिएगा। हम्म। उसका शेड्यूल मैं कल आपको दे दूंगा। ठीक। जी सर। हाँ। चलिए, हाँ, उसी को कल वाले को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हिंदी खत्म है। हिंदी में एक टॉपिक बचा हुआ है, व्याख्या। किसकी व्याख्या? इसी पैसेज में आपको क्या दे दिया जाएगा? इसी पैसेज में आपको एक पोर्शन, 3 पोर्शन दे दिए जाएंगे जो अंडरलाइंड होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका है, ये वाला। और इसमें कुछ पोर्शंस अंडरलाइन कर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एक पोर्शन अंडरलाइन कर दिया गया, फिर ये वाला एक पोर्शन अंडरलाइन कर दिया गया, और ये वाला एक क्वेश्चन ड्राइन कर दिया गया। और ये 3 रेखांकित अंश हो गए। उन रेखांकित अंशों की आपको करनी होगी व्याख्या। व्याख्या जो है वो बेसिकली डिटेलिंग होती है, उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना होता है हमको। यही एक चीज हमारी यहाँ पर हिंदी में जो है वो बची हुई है। लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग सारांश करेंगे, सारांश को ठीक से कर लेंगे और उसके बाद हम लोग व्याख्या को उठाएंगे। व्याख्या को हम लोग उठाएंगे। बीपीएससी प्री कब है? 19 तारीख को। 13 तारीख को। 13 तारीख को, हाँ। 13 तारीख के बाद हम लोग व्याख्या को उठाएंगे, और व्याख्या को उठाने के बाद तो खत्म करके उसको भी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड हम लोग कर लेंगे। फिलहाल तब तक हम लोग इसको करेंगे, और हम लोग अब निबंध पर कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ ये जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं इनकी प्रैक्टिस। अभी हम लोग सारांश की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शीर्षक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आज रात को या कल आपको जो सारणी रूप है पत्र का, जो 15 नंबर का आता है, उसके भी कई सारे जो है वो दे दूंगा, शीट दे दूंगा। उसको भी हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है? उसको भी कर करके भेजिएगा। क्लियर? सर एक बार इन दोनों में डिफरेंस समझा देते हैं, किसमें? सारांश और इसमें संक्षेपण में। संक्षेपण, देखिए, संक्षेपण अलग चीज है। संक्षेपण हमारे पास बेसिकली आरओ में है नहीं। हमारे आरओ में केवल सारांश है और रेखांकित अंशों की जो है वो व्याख्या है। ठीक। सारांश और संक्षेपण में बेसिकली अंतर ये होता है कि सारांश में हमको पैसेज दिया गया है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को लिखना होता है। जबकि संक्षेपण में हमको दिए गए पैसेज को संक्षिप्त कर देना होता है। सारांश में हम जो हमको पैसेज दिया हुआ है उससे हम डेविएट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको उस पैसेज में जो भी बातें कही गई हैं उन बातों को बताने के लिए, उसका सार, उसका एसेंस, उसकी सीख, उसका सेंट्रल आइडिया बताने के लिए अगर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े जो हमारे पैसेज में नहीं दिए गए तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें संक्षेपण की, तो संक्षेपण में हमको स्ट्रिक्टली जो वहां पर शब्द वगैरह दिए गए उनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें हमको जो क्रमबद्धता है उस क्रमबद्धता को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जब हम संक्षेपण करते हैं तो हमारे पैसेज में जिस सीक्वेंस में बातें कही गई हैं, जिस सीक्वेंस में तथ्य बताए गए हैं, जिस सीक्वेंस में चीजें दी गई हैं, हम उन सीक्वेंसेस को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जबकि सारांश में ऐसा नहीं है। अगर हमको सेंट्रल आइडिया बताने के लिए, उसका सार, उसका मूल बताने के लिए चीजों को आगे पीछे भी करना पड़े तो हम उसको कर सकते हैं। हमको वहां पर अनुमति होती है। वहां पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सब का इस्तेमाल हम सारांश में कर सकते हैं, जो जनरली संक्षेपण में हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रख लीजिए कि जब हम सारांश की बात करेंगे तो सारांश का मतलब ये नहीं है कि हम पैसेज को कम शब्दों में लिख दें। सारांश का मतलब है कि हमको उसमें जो बात बताई गई है उस बात को, उस थीम को पहचान कर उसको हमें लिखना होता है। ये चीज जो है वो सारांश की है। जैसे
मैंने जो क्लास आपको बताई थी उस क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई हमसे रामायण का संक्षेपण पूछे तो हम रामायण के संक्षेपण में रामायण की पूरी कहानी को कम से कम शब्दों में क्रमबद्धता से बता देंगे। महाभारत की पूरी कहानी को कम से कम शब्दों में क्रमबद्धता से बता देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि रामायण का सारांश क्या है तो रामायण का सारांश जब हम बताएंगे तो हम वहां पर रामायण से मिलने वाली सीख को बताएंगे। ठीक, रामायण की घटनाओं का उल्लेख भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल तत्व क्या होगा कि रामायण का जो सार है, जो एसेंस है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो सेंट्रल आइडिया क्या है, महाभारत का जो सेंट्रल आइडिया वो सेंट्रल आइडिया क्या है, ये हम सारांश में बताते हैं। ये जो मूल डिफरेंस है ये संक्षेपण और सारांश में होता है। इनको बताने के लिए, सारांश को बताने के लिए हम पैसेज में दिए गए शब्दों का, दिए गए बातों का, दिए गए टर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम चाहें तो बिल्कुल अलग शब्दों का, अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ये जो है ये डिफरेंस है सारांश और संक्षेपण में। क्लियर? तो जी सर। संक्षेपण संक्षेपण जो है सर वो पीसीएस मेंस में आता है हिंदी के। हाँ, संक्षेपण हमारे आरओ में नहीं है, पीसीएस में है, मेंस में है। सर पत्र के साड़ियन पे और क्लास होगी या रिकॉर्डेड वाली तो मैं देख ली थी। हाँ, पत्र के सारणियन सारणियन में कुछ बताना नहीं है, उसकी प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, और उस प्रैक्टिस को हम लोग अभी मैं आपको दे दूंगा, कुछ शासकीय पत्र दे दूंगा, उन शासकीय पत्र की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। उसमें जरूरत होगी तो बीच में हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है? फिर उसमें अगर वो किसी को प्रतिलिपि भेजी जा रही है तो हम उसका अलग से वो नीचे। नहीं नहीं, प्रतिलिपि के बनाने की, दिखाने की जरूरत उसमें नहीं होती है। उसमें हमको बस शासकीय पत्र का जो कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में आप देखिए प्रतिलिपि का कहीं कोई कॉलम नहीं है। ठीक है? तो जो जी कॉलम्स है हमको स्ट्रिक्टली उन्हीं कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन है बस वही लेके चलनी है, और कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत उसमें नहीं है। और सबसे ज्यादा जो हमको एम्फोसाइज करना है वो एम्फोसाइज हमको करना है केवल लास्ट वाले कॉलम में, जिसमें उसमें जो बातें कही गई हैं उसको हम लोगों को वहां पर देखना है। संक्षेपण देख लेंगे शिशिर जी, आपने बोला है, बिल्कुल आगे देख लेंगे, पहले सारांश में थोड़ा सा हो जाए, नहीं अगर सारांश और संक्षेपण साथ में करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सारांश में हाथ साफ हो जाए उसके बाद देख लेंगे संक्षेपण भी। ठीक, तो जी सर। हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद आज की क्लास के बाद हम लोग निबंध पे कंसंट्रेट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस हम लोग करते हुए चलेंगे। क्लियर? ठीक, जी मैं जी सर। अभी इनके और भी आपको देता रहूंगा, तो ये ध्यान रखिए कि इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली एग्जाम तक चलती रहेगी लगातार। ठीक, और इसके जी साथ सर। साथ हाँ बोलिए। सरनेम से कंफ्यूजन है जो हाँ, डेटा ना गिवन हो तो उसको हम वो पे ऐसे खाली छोड़ देंगे। जो डेटा नहीं दिया है उसको हम छोड़ देंगे, जैसे जैसे डेट, जैसे जैसे डेट। हाँ, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि अगर डेट नहीं दी है तो हम ढूंढेंगे, डेट कहीं ना कहीं देके रखी गई होगी। ठीक, अगर कहीं भी डेट नहीं देके रखी गई तो फिर हम उसमें कुछ नहीं डालेंगे, उसको छोड़ देंगे ब्लैंक। ओके सर। ठीक है, अपने मन से कुछ भी वहां पर नहीं करेंगे। प्रेषक और प्रेषिती वाला जो कॉलम है उसमें हम एग्जैक्टली जैसा लिखा हुआ है वैसा लगाएंगे। अगर पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया गया है तो लगाएंगे पूर्ण विराम, और अगर पूर्ण विराम का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम नहीं लगाएंगे पूर्ण विराम लिखते समय, सारणीयन करते समय। ठीक है, एज इट इज हमको वहां पर उसको लिखना होता है। और मैं बता रहा था कि हमको ज्यादा एम्फोसाइज किस पर करना है, लास्ट वाले कॉलम पर, क्योंकि पहले सभी कॉलम्स में तो हमको दी हुई चीज को एज इट इज उतार देना है, कॉपी कर देना है, लेकिन लास्ट वाले कॉलम में हमको उसका जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी उसमें बॉडी में कहा गया उसको हमको सार करके उसका वहां पर लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नंबर आपको लास्ट वाले कॉलम से ही मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और उसमें इस तरीके से लिखना है कि एक भी इंफॉर्मेशन जो लेटर में देकर रखी गई है वो छूटे ना। ठीक, अभी जो मैंने टेस्ट में दिया था उस टेस्ट वाले में जो दो पार्ट थे, एक पार्ट में बताया गया और दूसरे पार्ट में उपाय थे, जिनकी उपाय की लिस्टिंग वहां पर देखिए रखी गई थी, उन उपायों को भी लिखना है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। इसको बिल्कुल शॉर्ट नहीं कर देना है। मैंने कल भी बताया था कि 4 मुख्य 15, बिंदुओं को दिए गए थे। हाँ 15 नंबर का आता है तो 15 नंबर सफिशियंट होते हैं जिसमें आपको ठीक ठाक लिखना होता है। समझ गए आप इस बात को? तो ध्यान रखिएगा उसको। बाकी मैंने बताया है उसमें जिन जिन की कॉपी चेक होके जा रही है, और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो धीमे धीमे ये चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। फिलहाल इसको देखते हैं, ये 11वां वाला है, बहुत से लोगों ने इसको लिख के भी भेजा है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लें पहले उसको क्या कह रहा है। ये कह रहा है, शुरू करें ना? जी सर। ठीक, ये कह रहा है कि उदारता का अभिप्राय, उदारता तो आप लोग समझते हैं ना क्या होता है।
ठीक, कृपण का उल्टा उदार होता है ना। जो किसी को कुछ भी देने में संकोच ना करे वो व्यक्ति कैसा होता है, वो व्यक्ति उदार होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उदार का अभिप्राय केवल निसंकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं, वरन दूसरों के प्रति उदार भाव रखना भी है। यानी कि उदारता का मतलब केवल धन देना नहीं है, भावों की उदारता भी होनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है ना, जैसे एक कहावत है कि अगर किसी की सहायता करो तो ऐसे करो कि अगर दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी ना पता चले, है ना। और कई बार हम लोगों ने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर किसी की मदद करते हैं तो उस मदद को गाते फिरते हैं। आपने देखा होगा, नेकी सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि सर्दियों के, ढिढोरा पीटना। हाँ, ढिंढोरा पीटते हैं। सर्दियों के मौसम में लोग कंबल बांटते हैं, तो एक कंबल किसी गरीब को देते हुए 20 लोगों की फोटो आपको दिख जाती है। तो ये क्या, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये ये कहावत कही जाती है, नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल सही, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जा, है ना। बिल्कुल। तो ये जी। जो आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक कंबल दे रहे हैं, 20 आदमी उसको दिखा रहे हैं और फोटो खींच कर डाल रहे हैं किस पर, सोशल मीडिया में। तो ये जो है ये दान, ये चैरिटी या ये उदारता थोड़ी ना है, ये तो आपकी प्रसिद्धि की चाह है। इसको क्या बोला जाता है, दिखावा बोला जाता है। तो ये उदारता यही बात कह रही है कि जो उदारता है वो केवल धन देने का मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है, दोस्तों के प्रति उदार भाव रखना भी। ठीक। सबसे आखिरी लाइन अगर इसकी देखें तो क्या लिखा है कि एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है। कि अगर आपने किसी की सहायता करके किसी को दान देकर उसको जता दिया तो ये क्या है, आपने सब कुछ क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। आपने अपना पुण्य भी खो दिया और सामने वाले जिसकी आपने सहायता करी उसको आपने नीचा भी दिखा दिया। और एहसान दिखाकर उपकार करना क्या है, ये उपकार नहीं, ये तो अनुपकार है ना। आप तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है ना। वापस आते हैं सेकंड लाइन से कि उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। तो ये जो लिखा है ना, उदार भाव रखना, उदार भाव का मतलब यही है कि दूसरों के विचारों का भी आदर करो। आप अक्सर देखते होंगे कि अगर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं, वो बस अपनी ही बोला करते हैं, और अगर दूसरा कुछ कहने की कोशिश करता है तो बीच में कूद जाते हैं। ठीक, या सीधे सीधे दूसरे के विचारों का खंडन कर डालते हैं। और आजकल हम तो देख रहे हैं कि आज जो पूरी दुनिया है, दुनिया क्या, भारत है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम लोग बात करें, 2 हिस्सों में बट गया है। हाँ हाँ। 2 हिस्सों में बट गया है और एक दूसरे के विचारों का आदर नहीं है। एक आदमी कुछ कहता है तो दूसरा तुरंत उसको नीचा दिखाने के लिए, खुद उससे भी ज्यादा नीचे गिरने के लिए तैयार रहता है। तो ये गलत है, यहाँ पर उदार भाव नहीं है। उदार पुरुष क्या लिखा हुआ है, सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है। वो अगर किसी की सहायता करता भी है तो ये सोच के करता है कि ये मेरा कर्तव्य था, यही तो सेवक भाव है। यह ना समझो कि केवल धन से उदारता हो सकती है। सच्ची उदारता इस बात में है कि मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। धन की उदारता के साथ सबसे बड़ी एक और उदारता की आवश्यकता है कि, और वह यह कि उपकृत के प्रति किसी प्रकार का एहसान ना जताया जाए। एहसान दिखाना उपकृत को नीचा दिखाना है और एहसान दिखाकर उपकार करना क्या है, अनुपकार है। आपको ये पैरा समझ में आ गया, ये तो आसान पैरा है कल के मुकाबले, है ना। ठीक है। तो अगर हम इस पैरा की बात करें तो इस पैरा में सारी बातें किस एक चीज के आसपास घूम रही हैं, उदारता। उदारता के। और अगर उदार हम लोग यहाँ पर देखें तो यही उदारता शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, एक, ठीक है, उदार, फिर उदार, फिर उदारता, सच्ची उदारता, ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक। तो कितनी बार हमारे पास यहाँ पर उदारता शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी तो हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द सबसे ज्यादा बार पैसेज में इस्तेमाल हो, इसका मतलब क्या है, पैसेज में उसी शब्द को सेंटर पर रखकर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो हमको बहुत ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कोई हमसे पूछे
कि इसका जो शीर्षक है वो क्या होगा, तो हम आराम आराम से बता सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इसका सबसे सुटेबल शीर्षक क्या है, केवल एक शब्द में, उदारता। पूरा इसी के बारे में बात कर रहा है, उदारता के बारे में बात कर रहा है, तो क्या उदारता को इसका शीर्षक माना जा सकता है? यस सर। ठीक। अगर हम इससे पूछें कि इसका कोई अल्टरनेटिव उदारता वो भी हो सकता है क्या शीर्षक, तो हम ये सर बोल समाज सकते और हैं। उदारता। क्या बोल रहे हैं? समाज और उदारता। समाज और उदारता। ठीक, बस एक सेकंड में देखते हैं उदार इसको। सच्ची उदारता हो सकता है सर, सच्ची बिल्कुल उदारता। हाँ बिल्कुल, उदारता के बिल्कुल। सच्चे मायने, हाँ, उदारता के सच्चे यहाँ पर अर्थ। ये जो पैराग्राफ है ये हमें अगर देखें तो केवल उदारता के बारे में बात नहीं कर रहा, ये हमको ये भी बता रहा है कि उदारता किस प्रकार की होनी चाहिए। कौन सी उदारता ऐसी है जो वास्तविक है और सच्ची उदारता मानी जाएगी, झूठी उदारता, सच्ची उदारता। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है सच्ची उदारता, तो एक और हमारा हो सकता है क्या, सच्ची उदारता हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। ठीक। तो एक हो गया उदारता, एक हो गया सच्ची उदारता। इसी से मिलता जुलता हम एक और बना सकते हैं जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जैसे ये बता रहा है कि उदारता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उदारता का स्वरूप या उदारता का सच्चा स्वरूप। ठीक। इसको हम एक और टाइटल दे सकते हैं, वास्तविक उदारता। दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? उदारता की जी समझ जी। अभिषेक जी थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, उतना वैसा नहीं लग रहा है, मैच्योर टाइप का। ठीक है। और उदारता और समाज, यहाँ पर देखिए उदारता और समाज उतना सूट नहीं करेगा, फिट नहीं बैठेगा। लेकिन ये आप देख रहे होंगे, इसमें से कोई आपको अटपटा लग रहा है क्या? अगर हम देखें तो यही यही सब बातें तो हमारा ये जो पैराग्राफ है, ये जो पैसेज है बता रहा है ना। सर। ठीक है ना। थोड़ा और अगर बड़ा बनाने का मन हो तो ले सकते हैं उदारता का सच्चा स्वरूप या उदारता। उदारता अनुपम निधि की लिख सकते हैं सर। उदारता अनुपम निधि नहीं सूट करेगा उतना ज्यादा, क्योंकि देखिए हम पैराग्राफ के आसपास ही जाएं। ठीक है। ये पैराग्राफ बात कर रहा है कि उदारता कैसी होनी चाहिए। जी सर। उदारता का महत्व लिख सकते हैं सर। उदारता का महत्व लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते सर हैं। ये सेकंड लाइन में उदार पुरुष सदा दूसरों के विचार का आदर करता और समाज में सेवक भाव से रहता है, तो समाज यहाँ पे आ रहा है तो। समाज आ तो रहा है, लेकिन ये समाज बार किसके बारे में बात कर रहा है? उदार पुरुष के बारे में बात कर रहा है कि जो उदार पुरुष होता है वो समाज में सेवक सर। भाव से रहता जी सर। है ना। ठीक है। जी। ठीक। वास्तविक उदारता था सबसे सही सटीक लगा हाँ, बात वास्तविक की। उदारता सटीक है, सच्ची उदारता सटीक है, उदारता भी यहाँ पर सूट करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे बेटर हमारे पास कौन से, यही सच्ची उदारता और वास्तविक उदारता, क्योंकि पैराग्राफ उदारता के वास्तविक स्वरूप की बात कर रहा जी है सर। ना। तो यहाँ पर अगर प्रेफर करने की बात हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे वास्तविक वास्तविक उदारता। उदारता और सच्ची उदारता। ये हमारे पास दो बेस्ट इसके टाइटल्स हो जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात? किसी के मन में कोई शंका कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे भी अच्छा कोई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सार्थक उदारता भी हो सकता है, बिल्कुल सार्थक उदारता, क्योंकि जो सच्ची उदारता होगी वही सार्थक उदारता है। इसके अलावा बाकी सारी उदारताएं कैसी हैं? निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। क्योंकि अगर एहसान दिखाएंगे, आप उदारता को दिखाकर एहसान जता देंगे या उदार भाव नहीं रखेंगे, तो वो क्या बन जाएगी? वो उसके द्वारा किया गया उपकार अनुपकार बन जाएगा, और ये अनुपकार हो गया तो व्यर्थ हो गया, है ना। क्लियर? जी कोई जी समस्या? जी। अब इसका सारांश नहीं। देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिरकार ये जो पैसेज है, ये पैसेज क्या बात कर रहा है। तो अगर हम इसका सेंट्रल आइडिया देखें तो इसका जो सार निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? एक सेकंड, है ना, रुकिएगा। जो इसका सार निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, अगर हम बिल्कुल बिल्कुल सीमित शब्दों में इसके बोलें तो सेंट्रल आइडिया इसका क्या निकल के आ रहा है? ये पैसेज ये बता रहा है कि उदारता जो है उसका
सच्चा स्वरूप केवल धन का दान नहीं है, अपितु दूसरों के विचारों का सम्मान, सेवा भाव और बिना एहसान जताए उपकार करना है। ये इसकी इस पूरे पैराग्राफ की थीम है। आप इसको भी लिख सकते हैं सारांश के रूप में। ठीक। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सपैंड करके लिखना चाहें, अच्छा देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में कितने हैं शब्द, आ, मुझे लगता है 100 के आसपास होंगे। 5 साढ़े 5 लाइनें हैं इसमें, है ना? 6 लाइनें। ठीक, 105। तो 105 है, तो आपका जो सारांश होना चाहिए, अगर हम 1/3 करें तो 30-35 शब्दों के आसपास होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक। 40, 5 की और लिमिट ले सकते हैं, 40। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम इसको और लिखना चाहें तो थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके अगर लिखना चाहें तो वो भी सारांश लिखें कि सर हम सब। इसमें सिंगल अक्षर वाले शब्दों को गिनते हैं क्या, जो काउंट करेंगे तो? देखिए बड़ा दिक्कत है। आ, वास्तविकता ये है कि हम सिंगल शब्द, जो शब्द है वो शब्द है, उसको गिना जाएगा। ठीक है, जो सिंगल शब्द जी है वो भी शब्द है, उसको गिना जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें ना, जैसे हमने लिखा हंसी और डैश डाके लिख दिया खुशी, ये संयुक्त हो गया, इसको फिर एक गिना जाएगा। जी सर। ठीक है, जिस जैसे सर को आता है या कोई और आ गया तो ये सब गिना जाए? ये सब हाँ गिना हाँ। जाएगा, सब गिना जाएगा भाई, बिल्कुल आप ये मान के चलिए गिना जाएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ, तो यहाँ पर देखें सच्ची उदारता। और देखिए आप मुझे बताइए कितनी बार है या एक अक्षर वाले शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें उसकी जरूरत नहीं। अगर 4-5-6 शब्द 4-5 शब्द ऊपर नीचे भी हो गया ना तो बहुत कोई आसमान नहीं फट जाता। आप मस्ती से लिखिए, बस मतलब निकलना चाहिए और बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 35, तो 35 से 40 भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 35 से 50 कर दिया, 60 कर दिया, तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है। जी सर। जी हाँ, सर। जी सर। तो सच्ची उदारता। अब जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों ने निबंध लिखा है जो मैंने दिया था, उन निबंधों में 600 शब्दों का निबंध है, किसी ने 400 शब्दों में ही लिख दिया, तो ये तो फिर गलत बात है ना, इस पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं पर 550, 575 का लिख देंगे तो 575 का भी मान लिया जाएगा, क्योंकि जानवर एक शब्द गिनता नहीं है, लेकिन उसको इसका इतना एक्सपीरियंस हो गया है उसको कि वो देख के पहचान जाएगा कि ये शब्द सीमा के अंदर है कि नहीं है। ठीक। अच्छा, सच्ची उदारता केवल धन देना नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करना और मनुष्य को मनुष्य समझना है। सबसे बड़ी उदारता किसी
की सहायता कर, उस पर एहसान ना जताना है, क्योंकि यह उपकार को नष्ट कर देता है। ठीक, क्लियर। अब इसी को हम लोग अलग अलग शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ये लिख सकते हैं इसको छोटा करके कि सच्ची उदारता केवल धन देने में नहीं बल्कि दूसरों के विचारों का सम्मान करने, उन्हें मनुष्य मानने और उपकार कर एहसान ना जताने में है, क्योंकि एहसान जताना उपकार को निरर्थक कर देता है। अगर आपने एक बार पैसेज के एसेंस को समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से उसको कम से कम शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, बोलिए प्रवीण सर जी। ये हाँ जी, सबसे बताइए। बड़ी सहायता, हाँ, सबसे बड़ी उदारता किसी पर की इसमें कुछ गलती है सर, या पर रहेगा इसमें? कहाँ पर? ये सेकंड सेकंड वाले में, सबसे बड़ी उदारता किसी हाँ, पर की सहायता किसी कर, की यहाँ की। सहायता, हाँ किसी की सहायता, बातों में लग गया ना मैं। किसी की सहायता कर, उस पर एहसान ना जताना। ठीक है, पंक्चुएशंस को कर लेंगे हम लोग। अच्छा, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना? सर ये आ, आपके साथ ही भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, लिखते लिखते कुछ ना कुछ उसमें त्रुटि आई जाती हैं। हाँ नहीं, बातों में अगर दिमाग भटक जाएगा तो त्रुटि बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर काम करना चाहिए, और ये कोई भी भटकेगा उसके बाद आ ही जाएगा, है ना? ठीक। अच्छा, आगे चले अरुण जी। जी सर। किसी कोई समस्या इसमें? जी नहीं। ठीक, चलिए अगले पैरा में चलते हैं, अगले पैसेज में चलते हैं। 12वां, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं। पढ़ लिया? जी सर। जी सर सर। ये पैसेज 90 वर्ड का है। 90 वर्ड्स का है, ठीक है। आ अजीत जी, मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है ये पैसेज? सर ये समता के बारे में बता रहा है कि समता जो है ये आज का समता जो है संपत्ति या प्रभुत्व के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। हाँ, ठीक है, एक्सप्लेन करिए, ये सर कोशिश करिए, चाहे कोई दिक्कत इस नहीं। इस इस संसार में सर जितने भी ये लोग लगे हुए वैज्ञानिक और हमारे नीति हम्म। नियंता हम्म। वो सब संपत्ति और अपने प्रभुत्व में वृद्धि करना चाहते हैं। हम्म। इसीलिए संसार में संघर्ष हो रहा है, देश के बीच युद्ध हो हम्म। रहा है, यंत्रों की वृद्धि हो रही है हम्म। और कई राष्ट्रों के बीच आपस में संघर्ष बढ़ रहा है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। और कोई कुछ बताएगा इसमें? जी सर। बताइए। वो कह रहे हैं कि जनरली जो वर्तमान में हाँ। समता का जो सिद्धांत है या उसका जो आशय है, तो हाँ। वो है संपत्ति और प्रभुत्व के मामले में। हाँ। यानी कि संपत्ति मटेरियलिस्टिक जो ग्रोथ है उसको ज्यादा अभिवृद्धि होना और अपना इन्फ्लुएंस स्थापित करना। हाँ। चाहे हम जाति के आधार पर देखें तो एक जाति दूसरे जाति पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हाँ। है, एक देश दूसरे देश के ऊपर। और ज्वलंत हमारे पास जो उदाहरण है वो है भाषाओं का, जो अभी क्लैश हो रहा है भारत में कि एक भाषा दूसरे भाषा से कैसे सर्वोपरि है, इस बात को लेकर। ठीक है। वो ये भी कह रहे हैं कि साथ में जो वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है, यानी कि जो भी वर्तमान में जो भी नॉलेज है या फिर जो भी पॉलिसीज बनती हैं, हम्म। वो इसी तरफ को ज्यादातर अग्रसर है कि किस तरीके से संपत्ति में और वृद्धि हो और हम्म। इन्फ्लुएंस कैसे वृद्धि हो सकती है। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि और इसी के कारण संघर्ष होता है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है।
और जब बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं या फिर जो भी औजार बन रहे हैं, यंत्र बन रहे हैं, उनसे उद्योगों की तो उन्नति हो रही है, और जब उद्योगों की उन्नति होती है तो सीधी सी बात है कि इसका असर संपत्ति की उन्नति पर भी पड़ता है, ठीक है। व्यवसायों का भी विस्तार हो रहा है। और जब ये सब हो रहा है तो आपस में राष्ट्रों का संघर्ष भी बढ़ रहा है। लेकिन ठीक है। कह रहे हैं कि वास्तव में जो रियल समानता समता है, यानी कि हम्म समानता के अवसर प्रदान करना, वो है कि बंधुत्व का भाव आ जाए, यानी कि कह सकते हैं कोर्डियल रिलेशन जो होते हैं, सौहार्द की भावना है आपस में, और हम्म यही रियल सेंस में होता है। और अगर ऐसा हम करने में सक्षम हो पाते हैं तो ये हम्म, जो संसार है यही हमारे लिए स्वर्ग होगा। ठीक है। सब लोग सहमत है ना, यही कह रहा है? जी सर। ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर बात हो रही है समता की। ठीक। समता यानी कि इक्विटी, है ना? ठीक। अब यहाँ पर बिल्कुल सही, समता का आधार प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है। आप एक चीज अगर देखें तो हम अक्सर देखते होंगे कि सामने वाला जो है कहता है कि भाई वो हमारे बराबर नहीं है, यानी कि वो हमारे समान नहीं है। रियल वर्ल्ड में यही चल रहा है। क्यों समान नहीं है? क्योंकि वो हमसे धन में कमजोर है, या उस वो हमसे पावर में कमजोर है। ठीक। यानी कि यहाँ पर जो समानता या समता की बात की जा रही है, वो बेसिकली उसको देखा जा रहा है सामने वाले व्यक्ति जिसके संदर्भ में हम इसकी बात कर रहे हैं, वो कितना संपन्न है या उसका प्रभुत्व कैसा है। ठीक। और क्योंकि सभी लोग, जो जो कमजोर है वो भी इसी चश्मे से समानता समता को देख रहा है, और जो मजबूत है वो भी इसी चश्मे से ही समानता और समता को देख रहा है। तो जो कमजोर है वो भी ये चाहता है कि अगर हमको मजबूत के समान आना है तो प्रेम पर कंसंट्रेट नहीं करना है, बल्कि हमको भी अपनी संपत्ति और अपना प्रभुत्व क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पर मेन इसी वजह से, क्योंकि समता के सिद्धांत को समझ नहीं रहे हैं लोग, और समता जो कि प्रेम के आधार पर होनी चाहिए उसको धन संपत्ति और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से तौल रहे हैं। और जब यहाँ पर धन संपत्ति और पावर के हिसाब से समता को तौला जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो इस समय अधिक पावरफुल है वो को कभी नहीं चाहेगा कि जो हमसे कम पावरफुल हो वो हमसे हमारे बराबर आ जाए या हमसे आगे निकल जाए। और आज अगर हम इंटरनेशनल ऑर्डर को देखें तो हमको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा कि आज जो देश अपने आप को सुपर पावर बोलते हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि जो सामने वाला देश या जो दूसरा देश है वो ऊपर बढ़कर आ जाए, है ना? इसी आधार पर कोल्ड वॉर चली थी वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसी वजह से हम देखते हैं कि भारत जब भी कुछ बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका जैसे देश उसको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक। ये रियल और एग्जाम्पल है सर। हाँ, अभी रिसेंट हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक। और अभी कल वहां के जो सलाहकार उनका एक वो भी आया है इसी बारे में, जो भारत ने एससीओ में अपनी पोजीशन को दिखाया है उसको, जो उसने अपने उसको दिखाया है एक बॉन्ड को बाकी चाइना और रशिया के साथ। खैर वो एक अलग बात है। यहाँ पर बात यह है कि पूरा जो चीज नवेरू है, नाम से नवेरू। हाँ, नवेरू। पूरा नवेरू बिल्कुल। पूरा ये जो पैसेज है वो इस बात पर, जैसे पिछला वाला पैसेज उदारता का सही अर्थ समझाने के ऊपर था, वहीं ये वाला पैसेज हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि समता को जिस तरीके से समझा जा रहा है वो उसका सही मतलब नहीं है, बल्कि वो उसका गलत मतलब है। और सही जो समता है वो केवल तभी आएगी जब उसका आधार क्या होगा, उसका आधार प्रेम होगा, उसका आधार बंधुत्व होगा। और अगर ऐसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सही समझ सकेंगे लोग, तो ये जो संसार है उससे ये जो समस्याएं बीच में बताई गई हैं, संघर्ष युद्ध वगैरह, ये समाप्त हो जाएंगे और दुनिया क्या बन जाएगी, स्वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर समझ गया ना किस बारे में बात हो रही है? समता का सिद्धांत, समता का बेसिस, समता का आधार क्या होना जी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको पहली ही लाइन में मिल जाता है समता का सिद्धांत। तो हम इसके आधार पर एक टाइटल बना सकते हैं, समता का सिद्धांत। या इसी को हम थोड़ा सा फेर बदल कर एक और कर सकते हैं, समता का आधार। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक। जी। सर ये भी लिख सकते हैं मूल समता का आधार प्रेम। मूल मूल नहीं, समता सच्ची, का सच्ची शब्द का समता का इस्तेमाल मूल करें। आधार। समता का मूल सच्ची आधार। समता का आधार। हाँ,
बिल्कुल, मूल अगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। समता का मूल सम- आधार समता व प्रेम। बंधुत्व हो जी। सकता है। क्या बोलते हैं? समता व बंधुत्व। समता व नहीं, बंधुत्व नहीं है, समता और बंधुत्व अलग अलग ए- चीजें हैं। समता का बेसिस ऐसा लिख बंधुत्व सकते हैं बनाया जा सर कि सकता है। समता का आधार प्रेम एवं बंधुत्व, ऐसा भी हो सकता हाँ, है। बिल्कुल हो सकता है, या हम फिर लिख सकते समता, हैं। या फिर समता का आदर्श आधार, मतलब क्या होना चाहिए इस बात पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, समता सर का एक अगर आधार। ये बनाए, समता के बदलते आयाम। समता के आयाम बदल नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है ना कि समता का सिद्धांत प्रेम से बदल कर इधर चला जा रहा है। ये तो कह रहा है कि समता का मतलब समझा ही नहीं है किसी ने। मूलतः मूलतः वो ये कह रहा है कि समता का आधार है क्या और होना हाँ, क्या चाहिए। होना क्या चाहिए, ये मतलब बात कह रहे हैं। वास्तविकता अभी क्या है और आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा है। तो बदलता आधार यहाँ पर सूट नहीं करेगा। समता का सिद्धांत, समता का आधार, समता का आधार प्रेम व बंधुत्व हो सकता है। और यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, समता का वास्तविक आधार या सच्ची समता। वास्तविक समता, समता का वास्तविक अर्थ, ये हो सकते हैं ना? आपके दिमाग को जी सूट करे तभी बोलिएगा। जी सर। ठीक है, क्लियर। ठीक, देखिए ध्यान रखिए कि नहीं नहीं, प्रेम वास्तविक समता तो बिल्कुल अटपटा लग रहा है। आप उसको पढ़ के, आप बना के उसको दो चार बार बोलिए, अगर आपको बोलने में ही अटपटा लग रहा है तो समझिए कि वो सूट ही नहीं करेगा। समता का समता वास्तविक का सर, मूल्य नहीं, मूल्य तो हो गई वैल्यू। हम यहाँ पर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, आधार की बात कर रहे हैं, उसके सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो मूल्य नहीं, मूल्य की जगह पर आप आधार या सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल करेंगे शुभम जी तो ज्यादा बेटर रहेगा। समता का वास्तविक अर्थ बनाम प्रचलित अर्थ। समता का वास्तविक अर्थ लिख देंगे तो चल जाएगा, प्रचलित अर्थ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है, क्लियर। जी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। वास्तविक समता ठीक है नवीन जी। समता व बंधुत्व, समता व बंधुत्व नहीं सूट करेगा। जो नीचे लिखा ना मैंने यहाँ पर, समता का आधार प्रेम व बंधुत्व, वो ज्यादा बेटर तरीके से सूट कर पाएगा। चले, जी सर। जी। इसका जी इसका सर। सेंट्रल आइडिया एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा। सार इसका मूलतः 12वां है ना ये। जी हाँ, अगर हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आज के समय में समता का जो आधार है वो प्रेम नहीं, लिख लेते हैं। आज की समता का आधार प्रेम नहीं, शिशिर जी बताते हैं, इसको लिख लें फिर बताते हैं। प्रेम नहीं बल्कि संपत्ति और प्रभुत्व है, जिससे संघर्ष और अशांति संघर्ष और अशांति बढ़ रही है। वास्तविक समता इसको थोड़ा सा बदल देते हैं।
प्रेम और बंधुत्व पर आधारित समता ही संसार को स्वर्ग बना सकती है। एक बार देखिए कि क्या ये जो हम लोगों की आ, वर्ड लिमिट है उसके अंदर आ रहा है। और क्या ये आपको हजम हो रहा है? वर्ड लिमिट तो सर ये है 30 वर्ड्स है अप्रोक्स। हम्म 35 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है ना। सुशील जी ने कहा प्रेम समता और बंधुत्व का आधार। प्रेम, यहाँ पर इस पैराग्राफ में प्रेम और बंधुत्व को समता का आधार बताया गया है सुशील जी, तो थोड़ा सा पैसेज के साथ हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर हम जो है जो कुछ भी बोलेंगे वो लेखक की तरफ से ही लिखेंगे सर इसमें। हाँ, कह सकते हैं आप ऐसा। हाँ ठीक है। अच्छा, इसको और बदल के लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना आप लोगों को कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, अप्रोच पता होना जरूरी है। अप्रोच पता हो जी जाएगी सर। तभी हमारा सोचने का जी नजरिया सर। उस तरफ जाएगा। ठीक है। कल जी। कल से सर बेहतर समझ हुई, विकसित हो हाँ, रही है। ये जो चीज है ना, ये प्रैक्टिस पे है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस, देखिए ये चीजें आपको कोई सिखा नहीं सकता। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें क्या होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग ये ले रहे हैं और बाकी सभी चीजों को भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अच्छा, इसको और थोड़ा सा देखिए, चीजें एसेंस तो वही रहेगा, बस शब्दों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, बातें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज समता का सिद्धांत प्रेम के स्थान पर संपत्ति और संपत्ति व प्रभुत्व पर आधारित है, जो संघर्ष और अशांति का मूल कारण बन गया है। संघर्ष और अशांति का मूल कारण बन गया है। प्रेम और बंधुत्व आधारित समता से ही यह संसार इनसे मुक्त होकर स्वर्ग बन सकेगा। ठीक, 39 हो गए। हम शब्दों को बीच से हटा सकते हैं, ऐसे कारण को हटा दें, चल जाएगा काम कारण को हटाने से। तो ऐसे ही हम लोग शब्द भी हटा सकते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर? जी। ठीक, एक और देख लेते हैं। अगला थोड़ा सा बड़ा है, 13। पंक्चुएशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी जब हम लोग निबंध को करेंगे, तो पंक्चुएशन की प्रैक्टिस और अच्छी होती चलेगी, क्योंकि हम लोग लिखेंगे ना लाइव में, तो देखेंगे उसमें कि कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पर क्या लगना है, तो वो बेटर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी पंक्चुएशन की होती जाएगी प्रवीण जी। चलिए इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ये जो उसमें लाइन बन के आ रही रेड कलर की, जिनकी है वही साफ कर पाएंगे, प्लीज कर दीजिए इसको, नहीं तो मैं करूँ तो सब कुछ गायब हो जाएगा। पढ़िए। पढ़ लिया? जी। ठीक। पढ़ लिया तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें समझ गए होंगे कि किस मेन चीज कुल क्या है जिसके बारे में बात हो रही है। साहित्य और पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक। साहित्य और पुस्तकालय में ज्यादा किस जी पर सर, स्ट्रेस है? मूलतः बात कर रहे हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय के महत्व को लेकर। हाँ, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लूं साथ में। देखिए यहाँ पर लिखा है साहित्योन्नति। साहित्योन्नति संयुक्त शब्द है, साहित्य और उसकी उन्नति, है ना। तो साहित्य की जी, उन्नति के जो साधन, साधन मतलब जो मीन्स हैं, कारक उनमें, है। हाँ, उनमें पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, उसकी पुष्टि मतलब उसको मजबूत बनाना, उसकी अभिवृद्धि मतलब उसको बढ़ावा मिलता है। पुस्तकालय जो है वो सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। और हम लोग जानते भी हैं कि पुस्तकालय की जो अवधारणा है वो आज की नहीं है हमारे देश में, ये जमाने से चली आ रही है। और हम जानते हैं कि नालंदा में पुस्तकालय में ही तो आग लगाई गई थी, और ये कहा गया था कि वहां पर इतनी किताबें थीं, ऐसा कहा 6 महीने जाता जले है थे। कि वो 6 महीने तक जलता रहा। ठीक है ना। जी सर। कितना कितना ज्ञान होगा जो ज्ञान वहां पर बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर। जला दिए। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहां पर ही पुस्तकालय रहा होगा, तभी तो वहां पर शिक्षा दीक्षा होती थी, है ना। तो पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। अगर हम देखें तो हम हमारे पास कितने प्राचीन ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, वो भले ही अपने मूल रूप में ना हो, लेकिन कितना भी बदलाव आएगा, मूल जो है वो नष्ट तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, संरक्षित किया गया होगा ना साहित्य को, तभी तो ऋग्वेद। आज पहुंचा है ना। ऋग्वेद से। बिल्कुल, संरक्षित किया गया होगा तभी पहुंचा है हमारे तक आज। तो पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, देवालय हम लोग जानते हैं ये मंदिर को बोलते हैं, है ना। जी सर। विद्यालय भी हम लोग जानते हैं मंदिर को बोलते हैं। नृपालय, नृप मतलब होता है राजा, राजा का महल। हाँ राजा, राजा, और आलय मतलब होता है उसका निवास स्थान, यानी कि जो राजा का निवास स्थान महल वगैरह है वहां पर इनका संग्रह किया जाता रहा था। यानी कि ये प्रमुख स्थान थे जहां पर पुस्तकों का संग्रह किया जाता था। तो पुस्तकों का जहां भी संग्रह किया जाए वही तो पुस्तक आलय है, यानी कि पुस्तकों का घर। सर उस आप, टाइम पे तो पांडुलिपियों पे लिखते थे, कागज थोड़ी हाँ, होता अभी था। अभी देखिए आगे आता है। अब पुस्तकें जरूरी थो ना कागज की ही हो, पुस्तक कहीं पर भी जो लिखित चीज है वो पुस्तक का रूप उसको हम दे सकते हैं अगर वो बाइंडेड है, एक साथ लिखा हुआ है। ठीक। जी जी तो सर। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे।
इनके अतिरिक्त विद्वजनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला यानी कि जो प्रिंटिंग की जो आर्ट है, उसके आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात ना थी। और ये सरल बात इसीलिए नहीं थी जो बात अभी आपने उठाई, क्योंकि तब तो ये जो होती थी वो भोजपत्र और दूसरी ऐसी ही छालों पर लिखा जाता था, जिनको संभाल के रखना वगैरह बड़ा कठिन काम रहा करता होगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आजकल की तरह सरल बात नहीं थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक एक पुस्तक की तैयारी में लग जाती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति, प्रभृति का मतलब होता है आदि, यानी कि एक्सेट्रा, चीन, फारस एक्सेट्रा आदि सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। हेनसांग का, इत्सिंग का, इन सबका उदाहरण हमारे पास है। सानी का मतलब होता है जो अपनी मतलब जो भारत के पुस्तकालय हैं संसार भर में उनकी बराबरी का कोई था ही नहीं। सानी मतलब अद्वितीय बराबरी थे। रखने वाला, सर है ना। ह्वेनसांग का तो बुक ही बह गया था जब वो लेके जा रहा था चाइना। हाँ, लेकिन उसने अपनी याददाश्त से फिर वहां पर जाके अपने सब वृतांत लिखे थे। जी सर, वो याद करके लिख लिया था। हाँ, ठीक है। तो ये चीजें, इसको आपको समझ में आ गया। तो पूरी जो चीज है वो मुख्यतः तीन चीजों पर घूम रही है: साहित्य, पुस्तकालय। पुस्तकें और पुस्तकालय। जिनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? वो पुस्तकालय। पुस्तकालय है। अगर हम देखें तो पुस्तकालय कितनी बार आया है, तो देखिए, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, फिर से, फिर से, ठीक। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस्तेमाल होने वाले जो शब्दों में वो क्या है? सिक्स पुस्तकालय, टाइम। यानी कि इसका जो थीम है वो क्या है? पुस्तकालय है। तो अगर हम केवल पुस्तकालय ही लिख दें तो टाइटल हो जाएगा, है ना। तो इसका टाइटल क्या हो सकता है? इसका टाइटल हो सकता है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय। इसका टाइटल हो सकता है, बिल्कुल सही, पुस्तकालयों का महत्व हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर, अरुण जी आपका माइक डिस्टर्ब करता है, ठीक मेरा है। नहीं है सर। हाँ, और यहाँ पर एक बात और भी है कि पुस्तकालयों में यहाँ पर भारत के बारे में बात की गई, क्योंकि देखिए पुस्तकालयों को जोड़ के किससे दिखाया गया है? भारत, ठीक, वर्तमान भारत, ठीक, भारत के पुस्तकालय, ठीक है ना। तो किस के यस साथ सर। जोड़ा जा रहा है? सर, भारत। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइटल भारत के साथ जोड़ कर ही बना सकते हैं, पुस्तकालय और भारत। सर सर, सभ्यता और पुस्तकालय। हाँ, सर, अभी देखते हैं, बिल्कुल बोलिए। ये जो दूसरी लाइन है हाँ, कि पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है, हाँ, अगर हम इस लाइन को सेंट्रिक पकड़ के चलें तो हम हम्म, देखेंगे कि जिस तरीके से क्रमबद्धता दी गई है पूरे पैसेज में, हाँ, कि उसने स्टार्टिंग से कि भाई कितना मुश्किल होता था इसको बनाना, फिर कैसे प्रिंटिंग आया, कितनी आसान चीजें हो गई। हम्म, तो एक तरीके से पुस्तकालय मतलब इतिहास का तो साक्षी है ही है, जबकि हम्म, पैसेज अपने आप में ही पुस्तकालय के इतिहास को भी दर्शा रहा है ना। तो बिल्कुल, क्या हम ऐसा मतलब दिमाग में तो ये है कि पुस्तकालय के अलावा इन चीजों को भी हम अडॉप्ट करके इनका कोई टाइटल बना, लेकिन शब्द नहीं सूझ पा रहा है इसकी दूसरी लाइन के लिए तो। ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ, पुस्तकालय और भारत, या और क्या, भारत और पुस्तकालय जोड़ के क्या बन सकता है? और भारत के पुस्तकालय बन सकता है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। पुस्तकाल पुस्तकालयों का महत्व देख ही लिया हम लोगों ने, पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा, सर पुस्तकालय का ये काफी महात्म्य बन बेहतर है। सकता है। पुस्तकालयों का महत्व बिल्कुल हो सकता है। देखिए ना ये, महत्व, महात्म्य सर, महानता बिल्कुल हो सकता है। महानता बाकी नहीं, महात्म्य, महात्म्य।
महात्म्य महत्व में हो, आ गया ना, वो तो सम्मिलित है महत्व में। महत्व में वही हो गया महत्व। महात्म्य में भी लिख सकते हैं, महत्व भी लिख सकते हैं, शब्दों का हेर फेर है। ये सर आपने जो बोला था ना गौरवशाली परंपरा, ये सर वो सर बेहतर सूट कर पा रहा ज्यादा है मेरे सटीक हाँ को। है, ज्यादा बिल्कुल, सटीक है सर ये। हाँ, पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा बिल्कुल हो सकता है। प्राचीन काल से यही वही सब आया यही भी सर। शब्दावली नहीं सूझ पा रही थी कि क्या हाँ, इस्तेमाल करेंगे इसमें। जी जी जी। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले सारे, फिर देखते हैं मोस्ट सुटेबल कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे भी मैंने बोला, पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा। ये बड़ा है लेकिन सूट कर रहा है जी। जी सर। है ना। और मैंने कल उसी बताया था, पुस्तकालय छोटे के चक्कर पुस्तकालय में भागना नहीं है। इसमें गौरवशाली परंपरा, हाँ ये जी, गौरवशाली परंपरा जो वर्ड है ना, हाँ जी, परंपरा वर्ड कहीं से भी इसमें मतलब सुटेबल नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि सर अगर बहुत सटीक है सर ये। पुस्तकालय की केवल पुस्तकालयों का गौरव ये चलेगा, लेकिन परंपरा तो नहीं, एक अलग सेंस ही आ गया इसका। क्यों सेंस क्यों अलग आ गया? जो क्योंकि मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है पुस्तकालयों की जो हाँ, बोले बोलते सर। रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। अभी इनके स्टेटमेंट पे सर थोड़ा लाइट दे रहा हूँ, जिन्होंने जिन्होंने भी पहले इससे बोला। हाँ जी, पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा मुझे इस वजह से ज्यादा बेटर सूट कर रहा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत में कि पुस्तकालयों का निर्माण कैसे हुआ, इसके अलावा उनके धरोहर में या फिर उनकी वृद्धि में किस प्रकार की समस्याएं आती थी और उनके महत्व को लेकर। तो ऐसा लगता है नहीं, कि इसमें लगभग वो देखो टाइटल। मेरा कहना ये है, भिन्न परंपरा भिन्न वर्ड को लो। अगर भिन्न भिन्न परंपरा कालों वर्ड में जो क्या। है वो क्या है, परंपरा का मतलब जैसे हम लोग चलते आए हैं या जो भी हम करते रहे वो एक परंपरा है। लेकिन पुस्तकालय की गौरवशाली परंपरा मतलब समझ रहे हो कि ये परंपरा भाई कोई आपके ऐसी दिमाग में एक क्या है। है? सेकंड, एक सेकंड रुकिए। हाँ, देशभक्त जी, आप पहले आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, बताइए। जी सर, मेरा कहना ये है कि पुस्तकालयों का महत्व जो हाँ, सेकंड वाला है वो हाँ, बेस्ट मुझे लगा। हाँ, बाकी तो सर आप बताएंगे। और जो पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा, हम्म, परंपरा का जो मीनिंग है, हम्म, वो मीनिंग ऐसा है कि कोई चीज चलती हुई आ रही है, वो आगे चल तो वो एक परंपरा बनती है। हम्म। परंपरा की जगह इतिहास पुस्तकालयों कर में सकते कोई हैं। ऐसी परंपरा तो है ही नहीं। परंपरा की जगह इतिहास कर सकते हैं जो पुस्तकालयों का। दीपक जी, गौरवशाली इतिहास। दीपक जी, एक सेकंड उनको पूरा कर लेने दीजिए, है ना। बोलिए जी देश सर। दीपक जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ सर कि जैसे पुस्तकालयों की गौरव, कोई परंपरा ऐसी तो है नहीं जिसको परंपरा, एक जो वर्ड मैं समझ रहा हूँ वो तो ऐसा है कि किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आगे चलती हुई आ रही है। हाँ, तो पुस्तकालयों की गौरवशाली परंपरा इसलिए मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है कि परंपरा वर्ड जो है वो पुस्तकालय पे सूट नहीं बैठ रहा है, जिस वजह हाँ, से मैं केवल ये कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, हाँ, आप बोलिए परंपरा का दीपक अगर जी। आप एक अर्थ परंपरा का एक अर्थ अगर आप प्रणाली के सेंस में लें, तो वहां पे सूटेबिलिटी बैठती है। अभी इस बात पे निर्भर करता है कि आप परंपरा को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर परंपराएं होती क्या है जहां सर? तक मैं समझता हूँ कि परंपरा परंपराएं को, किसे कहते हैं सर? हाँ, मैं बताता हूँ। परंपरा जहां तक, जी। ठीक है सर बताइए सर। देखिए, परंपरा क्या होता है, परंपरा के कई सारे मतलब हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में कोई पूजा होती है, या हम ये देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मुझे लगता है देश दीपक जी इस सेंस में बात कर रहे हैं। जैसे हम देखें, कोई रीत या कोई रिवाज है ना देश दीपक जी, ये इसी कंटेक्स में है ना। सर जी सर, जी सर। हाँ, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, हम देखते हैं कि जैसे अगर हम बंगाल वगैरह की बात करें, नवरात्र का एग्जांपल लें, तो हम अगर इधर नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि बिल्कुल सात्विक आहार होना चाहिए। बिल्कुल कुछ उस तरीके का मांस वगैरह का कुछ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम वहीं चला जाएं बंगाल वगैरह में, तो हम ये देखेंगे कि बंगाल में नवरात्र वगैरह में देवी को भोग भी लगता है, बलि भी होती है। तो ये एक रीति रिवाज है जो परंपरा है। तो परंपरा का एक लिटरल सेंस हमारे पास ये होता है, कोई भी ऐसी चीज जो प्राचीन समय से चली आ रही है, जो लंबे समय से चली आ रही है, वो परंपरा है। अब ये परंपरा पॉजिटिव को। हाँ, ये परंपरा कोई रीति हो सकती है, ये परंपरा कोई रिवाज हो सकता है, जिस सेंस में देश दीपक जी बोल रहे हैं। वहीं और यहाँ एक पर, प्रणाली भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, परंपरा का एक और अर्थ ये भी है, कोई चीज का सिलसिला लगातार चलता चला आ रहा है।
कोई भी जी ऐसी सर। चीज जो शुरुआत से अभी तक बनी हुई है, कोई भी ऐसी चीज जो लगातार चलती चली आ रही है, उस कंटेक्स्ट में, उस सेंस में भी परंपरा शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर पुस्तकालयों का जो ये सिस्टम है, ये शुरुआत से लेके अभी तक चला आ रहा है। हम लोगों ने देखा कि तक्षशिला में भी पुस्तकालय था, पुस्तकालय का जो कामकाज शुरू हुआ वहां से शुरू हुआ, फिर नालंदा, फिर उसके बाद लगातार चलता चला आ रहा है। तो ये भी क्या बन गया, ये भी एक क्रम अनुक्रम बन गया, चलता चला आ रहा है। तो परंपरा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर भी हो सकता है। तो परंपरा का मतलब रीति रिवाज तो होता ही है, ठीक है, परंपरा का मतलब रीति रिवाज तो होता ही है, लेकिन परंपरा का मतलब कोई भी चीज जो लंबे समय तक से चली आ रही है, वो सब, उन सब के लिए परंपरा शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इक्ष्वाकु वंश का, की वंश परंपरा, जब इक्ष्वाकु वंश परंपरा का जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इक्ष्वाकु वंश के लोगों का नाम उसमें बताया जाता है, क्योंकि वो वंश लगातार चला आ रहा है। तो परंपरा के कई सारे अर्थ यहाँ पर हो सकते हैं। चला आता हुआ सिलसिला या कोई भी चीज जो लंबे समय से होती चली आ रही है, उसको परंपरा कहा जा सकता है। रीति रिवाज के लिए भी हो सकता है, और कोई भी चीज का क्रम जो बना हुआ है वो भी हो सकता है। देश दीपक जी कुछ क्लैरिटी। हाँ जी। पॉजिटिव अर्थ में जी ही सर, होता है सर ये। मतलब अगर रूढ़ी को ले लिया जाए, रूढ़ी परंपरा की तो वो जगह नेगेटिव अगर अर्थ हम, में हो जाती है, रूढ़ी वगैरह। हाँ एक सेकंड, देश दीपक जी बोलिए। मतलब सर मैं ये बोल रहा था कि पुस्तकालयों की पुस्तकालयों का गौरवशाली इतिहास, अगर हम परंपरा की जगह इतिहास रखेंगे तो ये सुटेबल हो जाएगा परंपरा की जगह। हाँ इतिहास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हाँ इतिहास भी हो सकता है, बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि ये टॉपिक ऐसा है, और ये मैंने पहले दिन भी बताया और मैं लगातार बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो चीज है वो अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग तरीके से आ सकती है, और जरूरी नहीं है कि जो हमको, मुझे सही लग रहा हो वो आपको भी सही लगे या सामने वाले को भी सही लगे। मेन जो मतलब है वो ये है कि उस चीज से, उस टाइटल से, या जब हम सारांश लिखेंगे तो उस बात से वो जो पैसेज है, वो जो पैराग्राफ है, वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। चाहिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें सूटेबल हो सकती हैं, क्योंकि किन्हीं भी दो लोगों का दिमाग एक जैसा नहीं सोचता है ना, ठीक है। और सर मूल शब्द पुस्तकालय तो उसमें आ ही गया है, हाँ तो है ना। तो किसी को पुस्तकालय की गौरवशाली परंपरा मोस्ट सुटेबल लग सकता है, किसी को पुस्तकालयों का गौरवशाली इतिहास या पुस्तकालयों का इतिहास लग सकता है, किसी को केवल पुस्तकालयों पुस्तकालय का का महत्व महत्व। ज्यादा सुटेबल लग सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा ये सब बकवास है, केवल पुस्तकालय को ही टाइटल क्यों ना रख दिया जाए, वो भी सुटेबल लग सकता है उसको, बिल्कुल सर। है ना, ठीक है। जी तो जी मुझे लगता है कि जी। ये जो चीज है ये क्लियर हो गई होगी, जिसमें किसी भी आपस में बहस की जरूरत खत्म हो गई है ना। जी सर। संतुष्ट है ना सभी लोग इस बात से अब। जी सर बिल्कुल। जी सर, हाँ जी यस सर। सर। ठीक, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि नहीं यही होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि मेरे दिमाग में उस समय कोई और विचार चल रहा हो, सामने वाला उसको किसी और सेंस से पढ़ रहा हो, तो बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। और ये मैं लगातार बताता हुआ चला आ रहा हूँ, एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, एक बात को सोचने के कई तरीके होते हैं। मेन चीज वही है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्रेज, पैसेज, पैराग्राफ उससे जस्टिफाई होना चाहिए, और जिससे एक्चुअली ना जस्टिफाई नहीं ये हाँ तो होता सर है, इससे समझ सुनिए, भी विकसित होती है, और मैम जिससे ये समझ जस्टिफाई, विकसित हो रही है। जी बोलिए, हाँ जी बिल्कुल सर। समझ विकसित हो रही है, और जिससे जस्टिफाई नहीं होता मैं तुरंत बोल देता हूँ कि अटपटा लग रहा है, ये सही नहीं है। बोलिए, हाँ बताइए। ये बोल रहे थे सर कि आप मैंने जो सच्ची उदारता है और आप सबके विचारों को जो है महत्व देते हैं। नहीं बात वही है, देखिए गलत चीज अगर कोई नहीं कहेगा तो बिल्कुल महत्व दिया जाएगा, और आप लोग कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है ना, ठीक है। और सर डिस्कशन डिस्कशन से बेहतर ही होता है, कॉन्सेप्ट ही बेहतर होता है, दूसरों हाँ की मतलब समझ भी सुनने को मिलती है तो अच्छा ही लगता है लाइक। बिल्कुल, ऐसे तो हम अकेले बैठ के समझेंगे ना, अगर चार लोग उस बात को कहें तो हमारा जो एक एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होता है। और ये भी तो तो होता है हम कि हम एक बात सामने वाले लिखते हैं, की चार बात लोग को चार समझ बात भी पा रहे लिखते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक। और हम समझ नहीं पाएंगे तो हम दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे चल के आगे, है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी देख के आए हैं ना समता वाली बात, जी जी है जी सर। उदारता वाली बात। और आजकल देखिए समस्या सबसे बड़ी यही है कि इंसान केवल कहना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता, नहीं चाहते।
ठीक है, तो सुनना सीखेंगे तो बेहतर रहेगा, आपका भी फायदा है, सबका फायदा है। खैर, तो अच्छा, इसमें एक चीज तो रही गई, सारांश नहीं लिखा ना हम लोगों ने इसका अभी। अभी नहीं जी सर। सर। हाँ, तो खैर आपको ये चीज समझ में आ गई ना। जी। ठीक, चलिए इसका सारांश हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो मेन सेंट्रल थीम है उसको हम सारांश के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि क्या अल्टरनेटिव कोई हो सकता है। तो ये देखिए, ये बड़ा पैरा है, आप में कोई बता सकता है कि लगभग कितने होंगे? मुझे लगता है 150 के आसपास इसमें होने चाहिए। 140 शब्द है सर। 140। ठीक, गिन लिया आपने? जी सर। हाँ, तो यहाँ पर ये बेसिकली जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है साहित्य की उन्नति में। हम एक टाइटल देके साहित्य को तो हम भूल ही गए, साहित्य के साथ भी तो उसको डिनोट कनेक्ट कर सकते हैं ना, जी सर। है ना? पुस्तकालयों की महत्ता, इसी के तो बारे में बात कर रहा है। उनके ऐतिहासिक वैभव की बात कर रहा है, और भारत की गौरवशाली परंपरा, या भारत में पुस्तकालयों के गौरवशाली इतिहास की बात कर रहा है ना? ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके, क्योंकि ये इतने से तो काम चलेगा नहीं, 140 शब्दों के आसपास का, तो हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर बात है हमारे पास अगली, इसका सारांश अगर हम लोग लिखें तो सारांश है, लिख सकते हैं इसको, पुस्तकालय साहित्योन्नति के प्रमुख साधन है, जो साहित्य की रक्षा, पुष्टि और विकास करते हैं। भारत में इनकी परंपरा, इतिहास, जो भी आप शब्द आपको सूट करे, प्राचीन काल से रही है। मुद्रण कला के विकास, पहले पुस्तकें दुर्लभ थीं, भारत के पुस्तकालय विश्वविख्यात रहे हैं, जिनसे आकर्षित होकर अनेक विदेशी विद्वान भारत आते रहे हैं। ठीक, अरे ये तो शब्द सीमा को पार कर गया। कितना हो गया? अलग अलग है ये सर, ये सारा एक ही में यहाँ है? ये अलग है, तब ठीक है सर। यहाँ से है ये।
ठीक है, इससे बेटर भी लिखा जा सकता है, इससे बेटर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं एक और। थोड़ा स्लाइड नीचे कर दीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, सर एग्जाम में लिखने से पहले कहीं हम और कहीं रफली लिख के देख लें या हाँ, सीधा? सबसे सबसे आखिरी पन्ने में कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। और हाँ मैं तो सर, एक कहूंगा कि बार आप रफली रफली लिख ले। लिखिए। एक बार रफली लिखने के बाद उसके बाद तो पहले ही सॉर्ट हो जाता है, इसके बाद वो सब समय सीमा आ जाती है अपने आप में। हाँ, मैं उसी वही कह रहा हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि पहले रफली लिखिए, निबंध में भी पहले फ्रेमिंग करिए और इसमें भी रफली लिखिए, शब्दों को गिनिए, उसके बाद जो लिखा है उसको 2-3 बार पढ़िए और देखिए कि इसको और बेहतर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तब आप फाइनली, पहली बार में बेटर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा ना तो मुझे लगा कि ये उतना बेटर नहीं है, मजा नहीं आई। ठीक। हो गया सर, हाँ, आगे चलिए। इससे बेहतर एक लिख के कोशिश करते हैं लिखने की। जैसे पुस्तकालय, साहित्य व सभ्यता के विकास एवं संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में पुस्तकों के संग्रह की परंपरा प्राचीन एवं गौरवशाली रही है। मुद्रण कला के अभाव में मुद्रण कला के अभाव जैसी समस्याओं, कठिनाइयों, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, के बावजूद हमारे पुस्तकालय अद्वितीय थे, जो सुदूर देशों के या सुदूर देशों से विद्यानुरागियों को आकर्षित करते थे। ठीक है, दोनों में आपको बेहतर कौन सा लग रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ना? दूसरा वाला। हाँ। सर हाँ जी, बोलिए जैसे बोलिए बोलिए। सॉरी सर, हाँ जी। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। ठीक है। इनके अतिरिक्त विद्वजनों ने अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। तो हम इस हाँ, लाइन को ऐसे सार कर सकते हैं कि पहले सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत संग्रहालय पुस्तकालय होते थे। तो सार्वजनिक में हमने देवालय, विद्यालय, नृपालय में जो संग्रहित होते थे उनको रखा, और निजी में मतलब व्यक्तिगत रख लिया। हाँ,
इस पहले हैंड टू पहले पुस्तकालय सार्वजनिक और निजी स्तर पर भी होते, या होते थे, इनका बनाए संग्रहण जाते होता था थे, ऐसा। रखे जी जाते थे। जी हाँ, जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें। जी जी। ठीक है। मतलब जो भी शब्दावली पैसेज में गिवन है हमें उसी में से उठा के लिखना है। हाँ, नहीं, आप मोस्टली तो उससे नहीं 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 आसपास नहीं, भी लिख सकते हैं, मैंने कल सर मैंने ने बताया तो था। मैंने आज भी बताया है कि आप शब्दावली सारांश में अलग भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, सारांश में आप बिल्कुल अलग शब्दावली भी ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि सार वही आए जो वो पैसेज पैसेज का कह हो। रहा है। जी ठीक जी। है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि जो शब्द या जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए आप एज इट इज उठा के रख दीजिए, नहीं, कोई वो नहीं। अपना अनवर्ड भी यूज कर सकते हैं इसमें। हाँ, अपना भी इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। हैं, सार्थक होना चाहिए, जबरदस्ती वाला नहीं। ओके ठीक है। सर। हाँ, ठीक, क्लियर, इसमें कोई समस्या तो नहीं। ये 13 था मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। अच्छा, कुछ परिवर्तन मिल रहा है, समझ में आ रहा है और जी है जी में सर। अंतर। अभी प्रवीण जी ने पूछा है कि है और है में अंतर। सिंगुलर और फ्लोरल वाला कंसेप्ट आता है इसमें। हाँ, है जो है वो सिंगुलर के लिए है, और हैं जिसमें बिंदी लगी है वो प्लूरल के लिए। दूसरी चीज, जो ये जिसमें बिंदी लगी है सम्मान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी ठीक, सर। क्लियर। तो अगर किसी को सम्मान देना है तो भी हैं का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल के लिए भी हम हैं का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक सामान्य सिंगुलर वगैरह के इस्तेमाल के लिए आता है। ठीक प्रवीण जी। अच्छा, जी चलिए ये वाला देखते हैं हम लोग, 14। चलिए पढ़ डालिए एक बार। इसमें निष्काम कर्म की हम्म बात की गई है। हम्म पढ़ लिया सब लोगों ने? जी सर। देखिए, पहली ही लाइन, पहले ही सेंटेंस में लिखा है कि धन ही सब कुछ नहीं है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली क्या दिया जा रहा है, धन को कहा जा रहा है कि धन सब कुछ नहीं, धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। क्या इंपॉर्टेंट है? कहा जा रहा है कि धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा। विदित मतलब आपको पता चल जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया दिया है। है ना? बिल्कुल सही बात है। जी अगर हम लोग देखें तो हम महात्मा गांधी को क्या इसलिए याद रखते हैं कि वो बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने बहुत पैसा नहीं, कमाया। फ्रीडम ठीक, फाइटर थे। हम जमशेद जी टाटा को क्या इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया या वो बहुत अमीर थे? महात्मा बुद्ध उन्होंने सब त्याग किया, हाँ, बिल्कुल सही, और बताइए। अंत में धर्म अर्थ काम मोक्ष में सब अंत में तो त्यागना ही है। हाँ, ठीक। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जमशेद जी टाटा को क्या इसलिए याद करते हैं कि वो बहुत पैसे वाले थे? हम जमशेद जी टाटा को इसलिए याद करते हैं कि फादर ऑफ उन्होंने इंडस्ट्री इंडस्ट्री। उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए किया। भलाई के लिए, ठीक, ठीक। लोक हित काम के लिए। हाँ, अगर आज भी अगर देखा जाए तो हम दो बिजनेस हाउसेस को अगर कंपेयर करें तो आप बताइएगा ज्यादा सम्मान पब्लिक के मन में किसका है? टाटा। एक टाटा। अंबानी फैमिली और एक टाटा फैमिली टाटा का है। है ना? पैसा तो दोनों ने कमाया, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया? मनुष्यता के लिए टाटा। इस्तेमाल ज्यादा किसके लिए किया गया? आप जगह जगह देखिए, टाटा कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया भी
मुकेश अंबानी या अंबानी फैमिली ने तो बनाया कोकिला बेन, जो बिल्कुल 5 स्टार होटल को भी मात करता है ना। तो मेन चीज ये है, मेन जो एसेंस इस पैसेज का है वो ये कह रहा है कि पैसा कमाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको याद किया जाएगा। आपको याद किया जाएगा आपके कर्मों के आधार पर। और कर्म भी कैसे? वो कर्म जिन्होंने मनुष्यता को पूजा हो, जिन्होंने मानवता की सेवा करी हो, ऐसे लोग, ऐसे लोगों को याद किया जाएगा। ठीक, क्लियर? जी सर। जिन्होंने ऐसे यस सर। काम किए जो धन से अलग इंपॉर्टेंस रखते थे, यही तो ये कह रहा है ना। ठीक। जी जी सर। जी सर। तो ये जी अगर हम सर। लोग देखें तो ये धन के मुकाबले किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये धन के मुकाबले इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको? मानवता पुरुषार्थ को, को। मानवता को, कर्म। कर्म को, या इसी को बोल लें जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मनुष्यत्व को, जी सर। है ना। तो हम सर इससे, इसको इसको बोलिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, मनुष्यत्व। क्या कर दें? मनुष्यत्व को एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको विस्तृत करके। मनुष्य, मानवता का भाव। मनुष्यत्व मतलब होता है मानवता का भाव। ठीक, यानी कि आ, मानवता को ही बोल सकते हैं मनुष्यत्व। मनुष्य मतलब मानव, और मनुष्य को हटा के मानव लगा दिए तो मानवत्व आ गया। मानव जैसे व्यवहार करना, मानवों के भले के लिए व्यवहार करना, वो है मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। मानवता इसका रूप हो सकता है एक बोलने के लिए। ठीक है। पशु त्व जो है वो पशुवत का ता में अपोजिट बदल से, जाएगा। पशुवत का अपोजिट कह सकते हैं। हाँ, असुरत्व का अपोजिट। जो त्व हम्म। है ना वो बदल कर ता हो जाता है, तो मनुष्यत्व का बन जाता है मानवता। वो तत्व ठीक। से मिलकर बना हाँ, देते हैं। तो ये मानवता और मनुष्यत्व एक ही शब्द है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो सकता है, अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं धन बनाम मनुष्यत्व। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी सर, जी सर। जी सर। हम इसी को बदल के लिख सकते हैं, मनुष्यत्व की जगह धन बनाम मानवता। और ये बनाम जब शब्द आता है तो मुकाबले की बात होती है। तो यहाँ पर जब हम इस मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में किसको बड़ा बताया जा रहा है? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व को। मनुष्य। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, धन से बड़ा मनुष्यत्व, या धन से बड़ी मानवता, बोल सकते हैं। जी सर। ठीक। प्लस यहाँ पर हमसे ये भी तो कहा जा रहा है कि धन जो है वो आपकी वास्तविक प्रतिष्ठा का बेस नहीं है। आपकी वास्तविक प्रतिष्ठा का जो बेस है वो क्या है? वो है आपके काम। ठीक। आपकी मानवता, आपके द्वारा किए गए महान कार्य, ये आपकी प्रतिष्ठा के आधार है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक टाइटल, सच्ची प्रतिष्ठा का आधार। केवल इतना भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सच्ची प्रतिष्ठा का आधार मनुष्यत्व। ठीक है ना, कर सकते हैं। जी सर। जी सर। ठीक। इसको थोड़ा सा और फिलोसॉफिकल बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं, धन नहीं कर्म स्मरणीय है। ये भी लिख सकते हैं, है ना। हो सकता है ना ये, कि आपको जो याद किया जाएगा, आपकी जो स्मृति होगी वो आपके धन के आधार पर नहीं बल्कि आपके कर्म के आधार। कर्म के आधार पर होगी। तो धन नहीं बल्कि कर्म स्मरणीय है। हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप उस समय किस मेंटेलिटी से, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं। सर धनार्जन बनाम परमार्थ हो सकता है, या स्वार्थ बनाम परमार्थ। स्वार्थ बनाम परमार्थ नहीं, धनार्जन बनाम परमार्थ हो सकता है आपका। जी। ठीक है।
क्लियर? जी सर। हाँ, अच्छा, आगे चलें। सबसे सटीक, इसमें कई सारे सटीक निकल के आ जाएंगे, तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर यहाँ, धन नहीं कर्म स्मरणीय बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, धन नहीं कर्म, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि फिलोसॉफिकल एक तरफ जा रहा है ना। धन नहीं कर्म स्मरणीय, इतना जी ही सर। जी जी जी, ये भी अच्छा है। जी हाँ, अच्छा, चलें हम लोग आगे चलें। इसका हम लोग एसेंस अगर समझें तो क्या आप इसको कम शब्दों में इसका मूल मुझे बता सकते हैं? देश दीपक जी, आप बताएंगे? जी सर, जी सर। हाँ, बताइए। प्रवीण जी, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए दीपक जी। सर लिख पाएंगे, ऐसे बता नहीं पाएंगे। कोशिश करिए थोड़ा सा, और क्या, हम सब एक ही जैसे हैं यहाँ पे, है ना? जी सर। जी, अच्छा, आप एक काम कर दीजिए, ये सेकंड लास्ट जो लाइन है ना, मानव समाज स्वार्थी अवश्य है पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता, इसको बता दीजिए बस। प्रवीण जी, जी आपने सर, यही पूछी है ना? मतलब कि जो हाँ, बताइए। जो मानव होता है संसार में वो स्वार्थी तो होता है, हाँ, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वो उसके लिए मतलब उसको कभी याद नहीं करता है कि जैसे इंडिविजुअल की बात की जा रही है यहाँ पे। हम्म स्वार्थी जो आदमी होता है वो भी उससे याद नहीं करता है जो स्वार्थी हो, उसे हम्म मतलब उसकी उपासना करता है जो हम्म मतलब स्वार्थ रहित हो। इसका हम्म मतलब अर्थ ये हुआ है। हाँ, बिल्कुल सर, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है, अच्छा देखिए, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? दुनिया का भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए, अपना वाला। है ना? स्वार्थ है कि नहीं है? जी है। सर। तो हम स्वार्थी हैं, लेकिन अगर हम देखें कि हम किसकी प्रशंसा करेंगे, तो अगर हम, हमारे दो दोस्त हैं, एक एक मैं तो, और आप, अपने आप को हम लोग देखें कि हम तो जो काम कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, और मेरा एक दोस्त जो दूसरा है वो भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारा एक दोस्त तीसरा है, वो भी हमारी तरह ही नौकरी कर रहा है, लेकिन नौकरी करने के बाद उसको जो अपनी सैलरी मिलती है उसमें से आधी सैलरी वो गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर देता है। तो अगर मेरे मन की भावना पूछी जाए तो मैं तो अपने आप में स्वार्थी हूं ही, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए दोनों दोस्तों में ज्यादा बेहतर आपके लिए कौन है, तो हम किसको बोलेंगे? जो गरीब को खाना खिलाते हैं। जो गरीबों को खाना खिला रहे, यानी कि हम जो प्रशंसा करेंगे, हम जो उपासना करेंगे, उपासना का मतलब यहाँ पर पूजा करना नहीं है। उपासना का मतलब है कि सामने वाले जिसको हम अपने से बेहतर समझे, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस अपना आदर्श मानते याद हैं। करें उसको। आदर्श मानना है ना, प्रशंसा आदर्श वो करना। मान। किसको मानेंगे? जिस जो जिस जो खुद जिससे हम स्वार्थी प्रेरित नहीं होते है, हैं। है ना? ठीक है, एक सिंपल सी ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक, हम फिल्में देखने जाते हैं तो हम हीरो से इन्फ्लुएंस किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि हीरो वो सब काम कर रहा है जो हम नहीं कर पाते, इसीलिए तो इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? और सीधी सी बात है सर, राजा हरिश्चंद्र को हम इस वजह से नहीं जानते कि बहुत धनी थे, इस वजह से कि उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था। बिल्कुल सही बात है, भगवान यही राम बात का है। उदाहरण भी हमारे सामने है, गौतम बुद्ध हाँ, को। हम जितने भी महापुरुषों को पूछते हैं या जिनकी उपासना करते हैं, जिससे प्रेरित होते हैं, वो हम्म महापुरुष ही इसी वजह से हो पाए हैं कि उन्होंने धन का अर्जन नहीं किया है। हाँ उनके पास धन था, या तो उन्होंने त्याग कर दिया है, या फिर हाँ, अगर धन नहीं भी था तब भी उन्होंने जन कल्याण के लिए अपना जीवन सर्वस्व किया है। बिल्कुल सही बहुत बात सही, है। बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा प्रवीण जी, आपको ये सेकंड लेसन का मतलब जो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है, इसका आप लोग लिख के मुझे भेजिए क्लास के बाद। भेजिए आराम से, 10-11 बजे तक इसको लिख के भेजिए, फिर देखते हैं आपने कितना समझाया, कितना आप लिख पाते हैं। क्या लिख के भेजेंगे? सारांश लिख के भेजेंगे, ठीक है? बाकी हम जी सर। लोग इसमें 17 हैं शायद, तो 15, 16, 17 इसका भी टाइटल और सारांश लिख के एक एक लिख के भेजिए। देखिए, ये चीजें इकट्ठे करने मत बैठिए, रोज एक गद्यांश का सारांश और टाइटल लिखिए। एक एक करके करेंगे तो अच्छी तरह के समझ में भी आएगा, हड़बड़ी भी नहीं होगी, आराम से समझ के कर सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो रोज एक लिखिए, बाकी चीजें भी पढ़नी है, ठीक है? सर सर हाँ, बोलिए मेरा सर एक इसमें बैकलॉग सीरीज को बैकलॉग का एक कंटिन्यू रखिए। बोलिए बोलिए, क्या इसको बोल सर रहे सर थे? मेरा एक कंटिन्यू बैकलॉग का रखिएगा, इश्यू सीरीज है। चाहे भले ही नहीं ये मिल जो जाए। परिपत्र सर, आज मैं थोड़ा पढ़ रहा था, हाँ तो इसमें इसमें जो प्रतिलिपि प्रेषित करने के संबंध में जो है, हाँ
जी, तो इसमें किन अधिकारियों के लिए हम प्रतिलिपि प्रेषित करने के लिए लिखते हैं देखिए, परिपत्र में सर? एक तो वो अधिकारी होते हैं जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक, जी सर। उनको तो भेज दिया गया। अब कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको उसके संबंध में सूचित करना आवश्यक है। अब जी फॉर सर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक प्रमोशन का एक ऑर्डर जारी हुआ, ठीक, कि भाई 10 जी अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है। तो परिपत्र, मान लीजिए कि शासकीय पत्र के द्वारा उनको सूचना दी जानी है कि भाई आपका प्रमोशन किया जा रहा है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी तो वहां पर ये समझने की कोशिश करते हैं, तो परिपत्र, क्योंकि परिपत्र हम जानते हैं कि कार्यालय ज्ञाप के रूप में भी हो सकता है, बाकी चीजों में भी हो सकता है, ठीक। तो जी उनको तो वहां पर जो मुख्य प्रेषित हैं उनमें वो आ जाएंगे, लेकिन जब उनका प्रमोशन होगा तो उसकी जानकारी कोषागार में भी जानी चाहिए, जी जहां से उनके पास सैलरी आएगी। उनकी जानकारी कार्मिक विभाग के पास भी जानी चाहिए, जहां पर उनके रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा, ठीक। उसकी जानकारी जी उस संबंधित जिले के उनके ऊपर अगर कोई अधिकारी उसके पास भी जानी चाहिए, तो इन लोगों को प्रतिलिपि के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जी सर। ठीक है, समझ गए ना शिवम जी? जी जी सर, समझ गया। वही क्लैश हो रहा था हाँ जी। कि जिन अधिकारियों के लिए प्रमोशन हो रहा है, हम्म। तो मुझे ये मतलब यही कंफ्यूज हो जा रहा था कि जब इनको हमने प्रेस्टी बना ही दिया है तो फिर प्रतिलिपि इनको सेंड करने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, अभी आपने बताया जो भी संबंधित विभाग या फिर जो भी कार्यालय होंगे उनको हम मतलब प्रतिलिपि प्रेषित करते हैं। है ना, क्योंकि जी, देखिए ये जो धन्यवाद सर। एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये एक सिस्टम है, और एक चीज से जी कई चीजें प्रभावित होती हैं। तो जो बाकी चीजें प्रभावित हो रही जी उनको भी जानकारी देनी होती है, इसलिए प्रतिलिपि का कंसेप्ट रहता है। इसीलिए वहां पर समझ गए ना, प्रतिलिपि किसको किसको जी भेजनी। सर। जी ठीक है। जी 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू। हाँ, ठीक है। जी चलिए फिर इसको इतना रखते हैं, करके भेजिए, और हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, चलते चलेंगे इसको, ठीक है। जी सर, और बिल्कुल सर। निबंध को हम लोग अल्टरनेट रखेंगे, ठीक, डेली निबंध सूटेबल नहीं रहेगा, निबंध को हम लोग अल्टरनेट रखेंगे, ठीक। जी सर। हाँ, जी मैं साहित्य के कुछ जी एडिशनल निबंध थे जो उस प्लेलिस्ट में नहीं थे, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसको करिएगा तो साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी हम लोग जी ग्रेजुअली आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोगों को पढ़ने में मतलब संतुष्टि मिल रही है ना, मजा आ रही है ना, ये तो नहीं लग रहा हाँ कि सर, हाँ अच्छा फंस अच्छा गए लग रहा आके? है, अच्छा लग रहा अच्छा लग है। रहा है नहीं नहीं सर, सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, लग टाइम रहा है। पता टाइम पता ना चलता है सर। बिल्कुल। और इतना मतलब पूरे दिन के थकने के बाद भी वेट रहता है कि चलो ठीक है, क्लास है, करना ही है। जी जी जी। थोड़ा सा सर एक्चुअली जो क्या। पहली हाँ, बोलिए गद्यांश बोलिए। वाली पहली स्लाइड थी तो उसके हम लिख चुके हैं, तो उसको आपको सेंड कर दें आप बिल्कुल लिख के भेजिए, बिल्कुल लिख के भेजिए, ठीक है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समय की कमी रहती है अभी, लेकिन मैं जब भी समय मिलता है उसको देख लेता हूँ, रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। सर क्योंकि अभी हमारी कॉपी नहीं चेक होके आई, दूसरी तीसरी हाँ, दोनों टेस्ट। मैंने आपको अब दोपहर को ही बताया था अरुण जी, हम्म। आपको बताया ना, एक तो अरुण अरुण जी, आपके नाम से एक दो लोग और हैं तो कंफ्यूजन हो हमारा जाता नाम है अरुण एक और। चौरसिया है सर। हाँ, ठीक है ना। तो जी। मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। मैं एक दिन में 5 से 6 कॉपी चेक कर पाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉपी में समय भी लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ी सी नौकरी की भी समस्या रहती है, तो इसलिए सर सुकून से टाइम भी कॉपी मिल चेक जाता तो करके कम से मिले। कम फीडबैक लेके हम भी अपना इम्प्रूव करते, उसमें क्या गलतियां करी नहीं करी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि आपको नहीं मिलेंगी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा, बिल्कुल मिलेगी, सीक्वेंस से मिलती जाएगी, ठीक है। जी सर। और मेरा काम ही है फीडबैक देना, तो थोड़ा सा संतोष कर लीजिए, बिल्कुल आएगी, ठीक। ओके। इस वाले की सर। मिल गई आपको क्या, टेस्ट 3 की? एक को नहीं मिली है सर, दूसरे तीसरी नहीं मिली है। दूसरे टेस्ट में मिली, तो तीसरे वाली एक अरुण जी को मिल गई है, दूसरा अरुण जी की नहीं मिली, तो आपकी मैं आपकी ढूंढ के सबसे पहले आप ही कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलिए सर फिर। जी हाँ, बोलिए क्या कह जीएस रहे का हैं। जो टेस्ट होगा, हाँ, तो सर उसका उसका हमारा शेड्यूल मैं। मेंस के। जी बोलिए क्या सर, बोलिए। पीसीएस के सर उससे शेड्यूल रखा गया है, और उसका मेंस का हमारा आरोप का उसके हिसाब से। टेस्ट आपका ऑनलाइन रहेगा, उसको आप 24 घंटे के लिए टेस्ट एक्टिव रहेगा, कभी भी उसको आप करके दीजिएगा, कोई उसमें वो टाइम का अच्छा बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक पता चल जाएगा हमारे लिए कि किस आज जैसे मैं हमें शे, कुछ मैं टॉपिक शे, तैयार करना। मैं शेड्यूल दे दूंगा, और शेड्यूल के अकॉर्डिंग रहेगा, जी जी। ठीक है। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक यू। शुभ रात्रि। हाँ जी। ओके सर, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट जैसे।